हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका एक चैप्टर था कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म का आपका एक चैप्टर था संवैधानिक विकास और औपनिवेशिक राज्य। तो दोस्तों, हमने इस चैप्टर का लेक्चर 1 ऑलरेडी देख लिया। लेक्चर 1 में हमने कई सारी बातें की थी। स्पेशली हमने समझा था 1773 से, यानी कि 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर हमने 1919 के भारत सरकार जो अधिनियम था वहाँ तक हमने बात कर ली थी। मतलब ये है कि इस औपनिवेशिक टाइम पर जितने भी अधिनियम बने थे 1919 तक, उन सभी को हमने काफ़ी डिटेल में आपके लेक्चर 1 में काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम आगे की बात करेंगे। तो अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो प्लीज़ लेक्चर 1 देख लें, तभी आपके लिए यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और एक और बात है, ये जो आपका टॉपिक है, अब ये जो सेकंड लेक्चर है, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे 1935 यानी कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम, जो भी अधिनियम है हम उसको काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो लेक्चर 1 से ही कनेक्टेड है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब 1919 का एक्ट भारतीयों को संतुष्ट ना कर सका, अतः कांग्रेस ने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसने उस अधिनियम को अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक कहकर उसकी निंदा की। द रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1919 इज inadequate, अनसेटिस्फैक्ट्री एंड डिसअपॉइंटिंग। भारतीय नेताओं ने 1919 ईस्वी के एक्ट के अंतर्गत स्थापित किए गए द्वैत शासन डायरार्की की कड़ी आलोचना की और उसमें सुधारों की मांग की। देखिए दोस्तों, 1919 का जो एक्ट लाया गया था भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए, वो अब भारतीय लोगों को असंतुष्ट, मतलब उसने संतुष्ट नहीं किया। भारतीय जो लोग थे, भारतीय जो राजनीतिक पार्टी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसके सदस्यों ने या भारत के लोगों ने इसकी निंदा की और इसमें सुधार की मांग की। तो इस तरह से 1919 का जो अधिनियम था वो सफल नहीं हो सका। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई ताकि भारतीय संविधान के संबंध में अपनी जांच पड़ताल के आधार पर अपने सुझाव दे सकें। साइमन कमीशन जहां भी गया उसका काली झंडियों से स्वागत किया गया, परंतु इसके बावजूद भी साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। 1930, 1931 और 1932 में कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने तथा भारत का संविधान तैयार करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक अवार्ड जारी कर दिए। 3 गोलमेज सम्मेलनों में लिए गए निर्णयों के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र यानी कि वाइट पेपर घोषित किया। इस पत्र की सिफारिशों पर संयुक्त संसदीय प्रवर समिति जॉइंट पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी ने विचार किया और इसके सुझावों पर भारत सरकार कानून 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया। देखिए दोस्तों, 1919 के अधिनियम में ये प्रावधान किया गया था कि हर 10 साल में एक आयोग की स्थापना की जाएगी जो जांच करेगा कि जो संविधान है, जो अधिनियम है, वो सही से लागू हुए या नहीं हुए, उनमें क्या कमियां रह गई। तो इसी के चलते 1919 के अधिनियम के ही चलते 1927 में एक साइमन कमीशन का गठन किया गया, जिसके सारे सदस्य अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, यानी कि भारतीय नहीं थे। इसलिए इसका विरोध भी हुआ। साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए भारत में। तो इसका काम मेन तो यही था कि इसको जांच पड़ताल करनी थी, इसको बताना था कि भारत में संविधान में क्या सुधार होना चाहिए, क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या कमियां रह गई हैं। और भले ही इसका भारत में विरोध हुआ, लेकिन फिर भी इसने अपनी रिपोर्ट पेश की और इसकी रिपोर्टों को ध्यान में रखने के लिए, रिपोर्टों पर चर्चा करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए, जिसमें कि गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इस सम्मेलन में जितने भी भारतीय राजनीतिक दल थे उन सभी को शामिल होने के लिए कहा गया था। स्पेशली जो मुस्लिम लीग थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जो दूसरी अन्य पार्टियां थी, उनको शामिल होने के लिए कहा गया था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो लोग शामिल थे। भारत में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश सरकार शासन कर रही थी, जो प्रमुख लोग थे, वो उन लोगों को भी शामिल होने के लिए इस गोलमेज सम्मेलन में कहा गया था। इसके अलावा जो रियासत के जो प्रमुख थे, राजा वगैरह थे, उनको शामिल होने के लिए कहा गया था। अब गांधी जी वगैरह इसमें शामिल नहीं हुए थे, हालांकि एक गोलमेज में वो शामिल हुए थे और दो में नहीं।
तो यहाँ पर ये बात है कि साइमन कमीशन की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए या उस पर बहुत सारी चर्चा वगैरह करने के बाद, बहुत सारी बहस वगैरह भी हुई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, बहुत सारी चीज़ें करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक समिति थी वहाँ की, संयुक्त प्रवर समिति, संसदीय संयुक्त प्रवर समिति थी, इसकी सिफारिशों वगैरह के बाद जो ब्रिटिश सरकार थी एक श्वेत पत्र जारी करती है, एक तरह से एक अधिनियम जारी करती है, और इसी के तहत 1935 का ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियम पारित होता है। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो साइमन कमीशन की सिफारिशों और जो प्रवर समिति थी, संसदीय प्रवर समिति, उसकी सिफारिशों वगैरह को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसी को समझने जा रहे हैं कि आखिर ये अधिनियम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें क्या क्या प्रावधान वगैरह किए गए हैं। तो काफ़ी बातें प्लीज़ आप देखना, डायरेक्टली क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम तो कि आप भारत सरकार अधिनियम को स्पष्ट कीजिए, तो इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ सारी बातों को ध्यान से समझें। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं कि भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य प्रावधान क्या थे। ये पता है आपको 1935 में से पारित किया गया था, लेकिन इसके मुख्य प्रावधान क्या थे, इसमें मेन क्या क्या बातें कही गई थी। तो देखिए इसमें सबसे एक मेन बात थी अखिल भारतीय संघ। इस अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और भारतीय राज्य शामिल दोनों थे। परिग्रहण के साधन ने उन शर्तों को निर्दिष्ट किया जिनके तहत एक राज्य संघ में शामिल हो सकता है। यह राज्य के विवेक पर था, ये राज्य की बुद्धि के ऊपर डिपेंड था कि वह भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा दिए गए संघ में शामिल होना चाहता है या नहीं। इस अधिनियम के अनुसार यदि भारत के 50% राज्यों ने इसमें शामिल होने का निर्णय लिया तो भारत एक संघ बन जाएगा। हालांकि संघ के संबंध में प्रावधानों को लागू नहीं किया गया था क्योंकि आवश्यक संख्या में रियासतें इसमें शामिल नहीं। देखिए दोस्तों बिल्कुल सिंपल है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का एक प्रावधान था अखिल भारतीय संघ। देखो अखिल भारतीय संघ का मतलब है कि 1935 की बात करें अगर हम, तो भारत दो भागों में बटा हुआ था। एक भाग था ब्रिटिश प्रांत, क्या था, एक भाग था ब्रिटिश प्रांत और दूसरा भाग था रियासत। जो भारत था वो दो भागों में बटा हुआ था, एक था ब्रिटिश प्रांत और एक था रियासत। रियासत पर हम जानते हैं कि राजाओं का शासन था और ब्रिटिश प्रांत में वो क्षेत्र आते थे जिन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट नियंत्रण था। मतलब कुछ क्षेत्र ऐसे थे भारत के जो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा संचालित थे, लेकिन कई सारी रियासतें भी थी जहां पर प्रमुख राजा होते थे। हालांकि उन राजाओं ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो यहाँ समझिए, भारत जो दो भागों में बटा हुआ था उसको एक करने के लिए, यहाँ पर पूरी तरह एक करने के लिए यहाँ पर संघ की बात की गई थी। अखिल भारतीय संघ का मतलब था कि भारत को एक बनाया जाए जिसमें अलग अलग राज्य हों। ठीक, जैसे कि आज हम देखते हैं आज भारत एक संघात्मक देश है, हालांकि जो केंद्र सरकार है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। जो अलग अलग राज्य होंगे उनका अस्तित्व की बात यहाँ पर की गई थी। कहने का मतलब है कि अखिल भारतीय संघ बनाकर राज्य और केंद्र इनके संबंधों को पूरी तरह निश्चित करने की बात की गई थी। कोई रियासत ना रहे ये डिसाइड करने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहाँ पर रियासतों के विवेक के ऊपर निर्भर था कि क्या वो भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं। जो राज्य थे वो उसके राज्य थे, प्रांत थे, उनके विवेक पर निर्भर था कि क्या वो भारतीय संघ में पूरी तरह शामिल होना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पे ये इसकी कमी कह सकते हो आप। और एक चीज़ अच्छी थी कि अखिल भारतीय संघ की बात यहाँ पर की गई कि पूरे भारत को एक करने की कोशिश की गई जो रियासतों में बटा हुआ था, लेकिन फिर भी ये कभी लागू नहीं हो पाया क्योंकि रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया, क्योंकि रियासतें तो अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहती थी। इसके अलावा विषयों का विभाजन, जो 1935 का अधिनियम था इसने विषयों का विभाजन किया। अब विषय क्या है इसको समझ लो। विषय वो टॉपिक होते हैं, वो विषय होते हैं जिन पर कोई भी कानून बनाया जाता है। ये विषय सेना से संबंधित हो सकता है, ये विषय शिक्षा से संबंधित हो सकता है, ये विषय कृषि से संबंधित हो सकता है, ये कैसा भी विषय हो सकता है। ठीक है, तो जो विषय होते हैं, अब ये संचार माध्यम परिवहन से संबंधित विषय हो सकता है, तो कोई सा भी टॉपिक हो, विषय हो, उनको विभाजित कर दिया गया। कैसे विभाजित किया, देखिए, संघ बनाने और प्रांतीय स्वायत्तता को लागू करने के दृष्टिकोण ने
केंद्र और प्रांतों के बीच विषयों का विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा किए गए विषयों के विभाजन को संशोधित किया गया। 1935 के इस अधिनियम द्वारा इसमें कुछ और विषयों को जोड़ा गया और 3 सूचियों को शामिल किया गया। देखिए दोस्तों, पहले 1919 में जो अधिनियम आया था उसने भी जो विषय थे, कानून बनाने से संबंधित जो विषय थे, उन्हें 2 सूचियों में बांटा था। लेकिन अब इसमें संशोधन हुआ, क्योंकि हमने बात की ना अभी कि एक अखिल भारतीय संघ के निर्माण की बात हुई थी, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की बात की गई थी। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कार्यों को पूरी तरह अलग करने के लिए यहाँ पर 3 सूचियों के अंतर्गत विषयों का विभाजन किया गया। एक थी संघीय सूची, जिसमें 59 विषय शामिल थे उस समय। एक प्रांतीय सूची थी जिसमें 54 विषय थे, और एक थी समवर्ती सूची। संघीय सूची का मतलब है ऐसी सूची जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार यानी कि जो केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट है वही कानून बना सकती थी। और दूसरा था प्रांतीय सूची, यानी कि जो प्रांतीय यानी कि जो राज्य सरकार है बस वही कानून बना सकती थी। और जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में दोनों, चाहे वो राज्य हो चाहे वो स्टेट हो, या राज्य और स्टेट का मतलब तो एक ही हुआ, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो स्टेट हो, दोनों कानून बना सकते थे। राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते थे समवर्ती सूची के अंतर्गत। और हाँ, जो कुछ अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी आज भी हैं, हम देखते हैं अवशिष्ट जो विषय थे उनको वायसराय को सौंप दिया गया। कुछ चीज़ें जो छूट गई थी, जो टॉपिक या जो विषय इसमें रह गए थे, उनको, जो भी बच गया था उनको वायसराय जो था उसके ऊपर छोड़ दिया गया कि वो उन विषयों पर कानून बना सकता है। वे विषय जो अखिल भारतीय हित के थे और एक समान व्यवहार की मांग करते थे उन्हें संघीय सूची में रखा गया। ठीक है, जो पूरे भारत के लिए थे ऐसे टॉपिक, जैसे कि सुरक्षा से संबंधित टॉपिक है, तो वो केंद्रीय संघीय सूची में रखा गया। संघीय विषयों पर केवल संघीय विधायिका ही कानून बना सकती थी। मुख्य रूप से स्थानीय हित के विषयों को प्रांतीय सूची में रखा गया और कानून के उद्देश्यों के लिए प्रांतीय विधानमंडलों के अधिकार क्षेत्र में थे। तो ठीक है, प्रांतीय जो विषय थे वो प्रांतीय राज्य सरकारें ही बनाती थी, उन पर कानून बना सकती थी। तीसरी जो सूची थी समवर्ती सूची के रूप में जाना जाता है तीसरी सूची को, और इसमें 36 आइटम यहाँ पे विषय है, तो 36 विषय शामिल थे। इसमें ऐसे विषय शामिल थे जो मुख्य रूप से प्रांतीय हित थे, लेकिन साथ ही पूरे देश में उपचार की एक रूपता की आवश्यकता थी। परिणाम स्वरूप अधिनियम ने संघीय यानी कि केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधानसभाओं को कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया और असहमति की स्थिति में संघीय कानून को प्राथमिकता दी जाएगी, ये व्यवस्था की गई। कहने का मतलब है कि राज्य स्तर पर हम विधायिका को देखते हैं तो उस समय भी राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर भी विधायिका थी और केंद्र लेवल पर भी विधायिका थी, यानी कि कानून बनाने की संस्था थी। आप संसद समझ सकते हो और राज्य विधायिका को समझ सकते हो। तो केंद्र स्तर पर जो विधायिका थी, जो कानून बनाती थी, वो संघीय सूचियों पर ही कानून बनाती थी, और जो स्टेट की जो विधायिका थी, लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वो प्रांतीय विषयों पर ही कानून बनाती थी। लेकिन जब बात करते हैं समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची पर जो स्टेट है और जो राज्य हैं, जो केंद्र है और जो राज्य हैं, वो दोनों की ही जो असेंबलीज थी, विधानसभाएं थी, वो दोनों ही इस पर कानून बना सकती थी। लेकिन अगर दोनों के बीच कोई टकराव होता है तो जो संघीय विधानसभा होगी या जो केंद्र स्तर की जो विधानसभा थी उसका कानून ही प्रभावी रहेगा, ऐसी व्यवस्था की गई। ठीक है, मतलब जो राज्य सरकार है वो भी कानून बना सकती थी, जो केंद्र सरकार है वो भी कानून बना सकती थी, लेकिन केंद्रीय सरकार का कानून ही समवर्ती सूची में प्रभावी होगा अगर कोई टकराव होता है तब। और ये व्यवस्था तो हम आज भी देख सकते हैं, भारतीय संविधान में से शामिल किया गया है। इसके अलावा 1935 के अधिनियम ने द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था दी गई। केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई। सांप्रदायिक मतदाताओं की अवधारणा। इसने दलित वर्गों, अनुसूचित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को आगे बढ़ाया।
अब जैसे कि हम देखते हैं 1909 से शुरू होता है सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, फिर 1919 में भी आती है, फिर 1935 में भी हम इसे देखते हैं। 1935 में ये दलित वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का जो सिद्धांत है वो लागू कर दिया जाता है। हालांकि हम देखते हैं कि जो दलितों के लिए जो व्यवस्था की गई थी उसकी कितनी आलोचना की जाती है, और एक अलग अंबेडकर जी से कितना ज़्यादा अनुरोध किया गया था, या जो गांधी जी से वो अनशन पर भी बैठे थे, यरवदा जेल में वो अनशन पर भी बैठे थे, तब जाकर फिर एक पूना पैक्ट समझौता होता है। उसके बाद जो अंबेडकर जी होते हैं वो एक अलग राज्य की मांग को छोड़ते हैं दलितों के लिए, और फिर दलितों को भी हिंदू वर्ग के अंतर्गत ही गिना जाता है। और इसी कारण से हम देखते हैं कि दलितों के लिए एक भारत मतलब दलितों के लिए एक अलग राज्य नहीं बना, भारत में ही दलितों को स्थान दिया गया, और भारतीय जो हिंदू धर्म रहा उसमें दलितों को भी ऐड किया गया, नहीं तो पहले इनको अलग किया जा रहा था। जो कि मैकडोनल्ड जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, उनकी एक सांप्रदायिक अवार्ड की नीति के तहत ये सारी चीज़ें की गई थी। तो दोस्तों इसने सांप्रदायिकता को हालांकि बढ़ाया, निर्वाचन व्यवस्था को बढ़ाया। संघीय अदालत, संघीय अदालत का मतलब समझते हैं? केंद्रीय अदालत, मतलब केंद्र स्तर के लिए पूरे राज्य और केंद्र दोनों के लिए जो अदालत होती है उसको हम कहते हैं संघीय अदालत। ठीक है, दोनों के लिए अदालत जो होगी वो होती है संघीय अदालत। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया, जो अधिनियम की व्याख्या करेगा और संघीय मामलों से संबंधित विवादों का न्याय करेगा। केंद्र और सदस्य इकाइयों के बीच संघर्षों को हल करने के लिए संघीय न्यायालयों को अनन्य मूल अधिकार क्षेत्र दिया गया था। उच्च न्यायालय से संघीय न्यायालय और संघीय न्यायालय से प्रीवी परिषद में अपील संभव हो सकी। अब यहाँ पर समझते हैं। देखो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, ये 1935 का अधिनियम वाकई में आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट इसलिए बन रहा है क्योंकि 1935 के अधिनियम की बहुत सारी बातें भारतीय संविधान में शामिल की गई थी। और भारतीय संविधान में हम जहाँ पर जो बातें पढ़ रहे हैं हम उन्हें भारतीय संविधान में कई जगहों पर देख सकते हैं। जैसे कि हमने सूचियों को देखा, संवर्ती सूची वगैरह हमें भारतीय संविधान में देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पे संघीय जो न्यायालय है उसकी स्थापना भारत में देखने को मिलती है। हालांकि अब जो सर्वोच्च न्यायालय वही सब कुछ है भारत में, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देखोगे 1935 के अधिनियम में जो न्यायालय की व्यवस्था की गई थी वो भी जो उसकी विशेषताएं हैं संघीय न्यायालय की वो हम सर्वोच्च न्यायालय में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1935 के अधिनियम में। अब ये क्या है, पहले क्या था, भारत में जो न्यायालय थे वो अपनी जितनी जो भी अपील थी, जो सर्वोच्च अपील थी वो प्रीवी परिषद में ही हो सकती थी। सर्वोच्च अपील प्रीवी परिषद में होती थी। मैक्सिमम कोई भी विवाद होता था राज्यों वगैरह के बीच में, केंद्र सरकार या प्रांतीय सरकार के बीच में कोई विवाद है तो वो प्रीवी परिषद के पास जाता था। हालांकि हम सुनते हैं कि 1973 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, लेकिन उसके अलावा हम बम्बई में या मद्रास में भी न्यायालयों की स्थापना को देखते हैं, लेकिन फिर भी एक संघीय स्तर के न्यायालय का अभाव था जो भारत में ही कई सारे विवादों को निपटा सके। अब 1935 के अधिनियम में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जिसका मुख्य काम था कि वो जो भी अधिनियम वगैरह हैं, मतलब जो कानून वगैरह हैं उनकी व्याख्या करेगा। जैसे आज का भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान की व्याख्या करने का पूरा अधिकार रखता है। भारत का सुप्रीम कोर्ट है ना, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो पूरा अधिकार रखता है कि वो भारतीय संविधान की व्याख्या करेगा। उसी तरह यहाँ पे संघीय न्यायालय का काम था कि वो अधिनियम की व्याख्या करेगा, और सबसे बड़ा जो काम है वो था संघीय मामलों से संबंधित विवादों का निपटारा करेगा, उस पर न्याय करेगा। जैसे कि आज भी अगर दो राज्यों या केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाए तो उसकी जांच न्यायालय के द्वारा की जाती है, फैसला दिया जाता है। इसके अलावा केंद्र और सदस्य इकाइयों के बीच संघर्षों को हल करने के लिए संघीय न्यायालय को अन्य और भी कई सारे अधिकार इसको दिए गए थे। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि संघीय अदालत के बाद भी अपील की जा सकती थी। ठीक है, संघीय अदालत के बाद भी जो प्रीवी परिषद था उसमें अपील की जाती थी, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय के बाद भारत में हम कहीं भी अपील अब नहीं कर सकते, जो कि बिल्कुल सही है एक संप्रभु देश के लिए। तो अब हम सर्वोच्च न्यायालय में ही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन पहले क्या था, एक इंग्लैंड में कह लो एक परिषद थी, प्रीवी परिषद, जहाँ पर अपील की जा सकती थी आगे।
अब बात करें तो आगे बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रांतों का पुनर्गठन। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों का पुनर्गठन भी किया गया। इस अधिनियम ने प्रांतों का पुनर्गठन भी किया। एक प्रांत बम्बई से अलग कर सिंध नाम दिया गया। एक और काम जो किया गया वह था बिहार और उड़ीसा का विभाजन। बिहार और उड़ीसा को अलग अलग प्रांत बनने के लिए तो इस अधिनियम ने दो नए प्रांतों का गठन किया, ये सिंध और उड़ीसा थे। देखिए दोस्तों क्या हुआ, जो 1935 का अधिनियम था इसने कई सारे प्रावधान किए थे, जिसमें से एक इसमें प्रावधान किया गया था, एक फैसला लिया गया था कि प्रांतों का पुनर्गठन करना था इसके अकॉर्डिंग। अब इस अधिनियम को लागू करते हुए जो बम्बई, जो एक बहुत बड़ा प्रांत था, एक बहुत बड़ा राज्य था, बम्बई में पहले सिंध भी आता था, गुजरात का जो पूरा एरिया है वो शामिल था, इसके अलावा पूरा का पूरा आज का महाराष्ट्र देख सकते हैं जो कि बम्बई प्रांत में शामिल था। अब बम्बई प्रांत में जो ये इतने सारे राज्य शामिल थे, इसमें से जो सिंध है इसको अलग कर दिया गया। बम्बई में से सिंध को एक अलग राज्य बनाया गया। इसके अलावा जो बंगाल का जो एरिया था उसमें से, जो बिहार जो था उसमें से उड़ीसा का विभाजन कर दिया गया। जो बिहार था उसमें से उड़ीसा का विभाजन कर दिया गया। तो इस तरह सिंध और उड़ीसा दो नए प्रांत सामने आए और इसने प्रांतों का पुनर्गठन किया। बर्मा का पृथक्करण। साइमन कमीशन ने भारत सरकार को बर्मा को भारत से अलग करने का प्रस्ताव दिया और इस प्रस्ताव को इस अधिनियम द्वारा स्वीकार कर लिया गया। 1935 में बर्मा, बर्मा समझ रहे हैं, म्यांमार, आपको म्यांमार पता होगा, नहीं पता तो हो सकता है मैं आपको यहाँ पे मैप शो करा दूंगा, याद रहा तो शो करा दूंगा कि म्यांमार कहाँ पर है, दिख रहा होगा आपको अगर बाई चांस मैं शो करा देता हूँ, क्योंकि कई बार होता है ना हम पढ़ाने के बाद भूल जाते हैं कि मैप लगाना है। तो यहाँ पे आपको बर्मा दिख रहा होगा, म्यांमार ही है आज के टाइम का। आप इसे पूर्वोत्तर भारत की तरफ देख सकते हैं, जो भारत का नागालैंड वगैरह का एरिया है, मणिपुर वगैरह के एरिया, तो उसके बगल में चालू होता है बर्मा या म्यांमार। बर्मा पुराना नाम हो गया। 1935 में ये जो बर्मा अधिनियम पारित किया गया था और बर्मा अधिनियम पारित किया गया था और भारत से इसका अलगाव और इस अधिनियम के 2 साल बाद यानी 1937 में लिया गया था। बर्मा अधिनियम ने एक बर्मा कार्यालय के लिए प्रस्तावित किया, जिसमें बर्मा को एक अलग उपनिवेश के रूप में स्थापित करने की शक्ति थी। देखिए दोस्तों, पहले क्या था कि जो बर्मा था भारत का पूर्वोत्तर एरिया, हम देखेंगे पूर्वोत्तर एरिया में बर्मा जो एक तरह से हम देखें प्राचीन समय से भी वो भारत से अलग ही रहा है। ऐसा नहीं कि वो भारतीय साम्राज्य का हिस्सा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, भारत से अलग ही रहा है, उसमें अलग अलग साम्राज्य हमें देखने को मिले हैं। हालांकि एक इतिहास रहा है बहुत पुराना, हद से ज़्यादा पुराने की बात करें तो कि वहाँ पर भी शासक रहे हैं, वहाँ पर भी वो भी भारत के अधीन रहा है, ऐसा अपना अलग इतिहास है। ये ना सोचें आप लोग कि अंग्रेज़ों ने म्यांमार को भारत से अलग कर दिया या म्यांमार भी भारत का हिस्सा होता, वो बात अलग है कि हो सकता था, बट फिर भी यहाँ पर आप समझो कि जो बर्मा था उसका प्रशासन पहले जो भारत की सरकार थी वही कर रही थी। वही का मतलब कि भारत की सरकार के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ था बर्मा का प्रशासन। तो इसलिए अब बर्मा को अलग कर दिया गया और एक अलग उपनिवेश के तौर पर उसे देखा गया। दोस्तों आपको बातें समझ में आई होंगी। इसके अलावा संसद की सर्वोच्चता। 1935 का अधिनियम बहुत कठोर था, इसे किसी भी भारतीय विधायिका द्वारा बदला या संशोधित नहीं किया जा सकता था, चाहे वह संघीय हो या अस्थायी। संशोधन करने का अधिकार केवल ब्रिटिश सरकार को दिया गया था। संविधान में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करके भारतीय विधायिका अधिक से अधिक संवैधानिक संशोधन के लिए प्रार्थना कर सकती थी। यह ब्रिटिश संसद द्वारा भारत पर थोपा गया था। देखिए दोस्तों, यूँ तो हम कहते हैं कि जो इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत लचीला है, मतलब उसमें परिवर्तन बहुत आसानी से हो सकते हैं। लेकिन 1935 में जो अधिनियम बनाया गया था भारत के लिए, काफ़ी कठोर था और इसमें यहाँ तक कि जो भारतीय विधायिका थी, भारतीय एक तरह से संसद कह लो, उस समय भारत के अंदर जो थी विधायिका थी, कानून बनाने से संबंधित जो संस्था थी वो, या प्रांतीय जो विधायिका थी वो इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती थी। संशोधन करना बहुत डिफ़िकल्ट था और ये जो ब्रिटिश संसद थी वही इसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकती थी। तो काफ़ी कठोर था ये अधिनियम।
इसके अलावा इसमें प्रावधान किया गया राज्य सचिव की भारतीय परिषद का उन्मूलन। आपको याद होगा कि 1858 का जब हम अधिनियम पढ़ रहे थे तो उसमें एक नया पद निर्धारित किया गया था, वो था भारत के लिए एक राज्य सचिव का पद, जिसकी सहायता के लिए एक परिषद भी बनाई गई थी, तो उसको कई सारे अधिकार दिए गए थे। लेकिन 1858 के अधिनियम के तहत ये जो व्यवस्था की गई थी, इसको 1935 के अधिनियम के तहत खत्म कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने 35 के राज्य सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया, जिसे 1858 में बनाया गया था। राज्य के सचिव को इसके स्थान पर सलाहकार रखना था। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत के साथ हस्तांतरित विषयों पर राज्य सचिव नियंत्रण बहुत कम हो गया था। हालांकि गवर्नर जनरल और गवर्नर्स की शक्तियों पर उनका नियंत्रण बरकरार रहा। तो सिंपल है कि उसके पद को, राज्य सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा संघीय रेलवे प्राधिकरण, इस अधिनियम ने रेलवे का नियंत्रण एक निकाय के हाथों में दे दिया, जिसे संघीय रेलवे प्राधिकरण के रूप में जाना जाता है। इस निकाय के सदस्यों की संख्या 7 थी और वे पार्षदों और मंत्रियों के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं थे। गवर्नर जनरल को प्राधिकरण से सीधी रिपोर्ट प्राप्त होती थी। इस प्राधिकरण को स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य ब्रिटिश हितधारकों को आश्वस्त करना था कि रेलवे में उनका निवेश सुरक्षित था। दोस्तों, रेलवे पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक केंद्र लेवल की एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की गई थी 1935 के अधिनियम के तहत। कुछ अन्य प्रावधान किए गए थे इस अधिनियम के तहत, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसने देश की मुद्रा और ऋण को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया। इसने न केवल एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए बल्कि एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग और दो से अधिक प्रांतों के लिए यानी कि राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया, जो कि आज भी हम देख सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग भी है, संघीय लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग तो है ही पूरी तरह यूपीएससी, और संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी कि एक 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी होता है संयुक्त लोक सेवा आयोग। निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की उन्नति के लिए महिलाओं के लिए अलग निर्वाचक मंडल फायदेमंद थे। तो निर्वाचक मंडल महिलाओं के लिए भी अलग से किया गया था, तो महिलाओं की स्थिति के लिए ठीक था ये। तो यहाँ पर कुछ अन्य प्रावधान हम देखते हैं कि इस 1935 के अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, ताकि भारत में जो मुद्रा और जो ऋण से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा लोक सेवा आयोग से संबंधित कई सारे प्रावधान इसमें किए गए थे। तो यहाँ हमने 1935 के अधिनियम को पूरी तरह कवर किया। हमने यहाँ पर प्रावधानों को पढ़ा, लेकिन क्योंकि डायरेक्टली जब इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए अभी हमें और भी बातें करनी है कि इस 1935 के अधिनियम का क्या महत्व था। देखो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है, इम्पॉर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का महत्व। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने केंद्र सरकार के हाथों में केंद्रित शक्ति को कम कर दिया और इसे सरकार के विकेंद्रीकृत रूप में वितरित कर दिया। महिलाओं के लिए अलग निर्वाचक मंडल, इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने इसका अनुरोध नहीं किया था, निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की उन्नति के लिए फायदेमंद थे। श्रमिकों का अपना प्रतिनिधित्व भी था, जिसने मजदूर वर्ग की प्रगति में सहायता की। यह अधिनियम प्रांतों को बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त करके एक स्वायत्त दर्जा देने का पहला प्रयास था। देखिए दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा दोस्तों विकेंद्रीकरण को आगे बढ़ाया गया, मतलब राज्यों को भी कई शक्तियां दी गई। केंद्र के अलावा राज्यों को कई सारी शक्तियां दी गई। यहाँ पर कहा गया कि महिलाओं के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी, अलग चुनाव व्यवस्था की गई थी, जिससे कि महिलाओं की उन्नति की तरफ एक कदम बढ़ाया गया था। मतलब महिलाओं को अहमियत दी गई, इम्पोर्टेंस दी गई। इसके अलावा प्रांतों को यानी कि जो राज्य थे उनको बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त करके एक स्वायत्त दर्जा दिया गया, एक स्वतंत्रतापूर्ण दर्जा दिया गया। ये पहला प्रयास था जब राज्यों के साथ ऐसा किया गया, उन्हें एक स्वायत्त दर्जा दिया गया। यह अधिनियम भारत सरकार
अधिनियम 1919 के तहत दिए गए लोगों की तुलना में अधिक लोगों को मतदान। अब 1919 में जो अधिनियम आया था उसने भी कई सारे मतदान के अधिकार लोगों को दिए थे, लेकिन उससे भी अधिक संख्या में इसने लोगों को मतदान का अधिकार दिया। इस अधिनियम ने एक संघीय सरकार, एक केंद्र स्तरीय की जो सरकार होती है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों हों, संघीय सरकार की स्थापना का सुझाव दिया, जो राजकुमारों को भारत की राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देता था। इसके अलावा भारतीय संविधान के प्रारूपकारों ने भारत सरकार अधिनियम की उन विशेषताओं को ध्यान में रखा जो एक स्वतंत्र भारत के लिए उपयुक्त थे। जब हम देखते हैं कि जो भारतीय संविधान के निर्माता थे, प्रारूपकार यानी कि जो निर्माता थे, उन्होंने भारत सरकार अधिनियम 1935 की उन सभी विशेषताओं को ध्यान में रखा जो कि एक स्वतंत्र भारत के लिए, एक आज़ाद भारत के लिए बहुत ज़रूरी थे। जैसे कि हम जानते हैं, आप अगर आगे पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें पता चलेंगी कि बहुत सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। भारत के संविधान ने यह विशेषता उधार ली है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए जो केंद्र सरकार द्वारा चुना जाएगा। तो राज्यपाल की व्यवस्था लिया गया है 1935 के अधिनियम के द्वारा। लोक सेवा आयोग, जिसे हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में भी भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। मतलब अनुच्छेद 335-15 में हम देखते हैं जो भी प्रावधान लोक सेवा आयोग से संबंधित किए गए हैं वो प्रावधान 1935 के अधिनियम से ही लिए गए हैं। यहाँ बात हो गई महत्व की दोस्तों। अब हम बात करते हैं आलोचना की। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आप ना, जैसे कि एक बार पढ़ा दिया मैंने, तो थोड़ा सा 1 मिनट 1 सेकंड का थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा सा मन में सोचो कि महत्व आपने क्या पढ़ा। मतलब कि थोड़ा सा एक बार मैं जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ, बट थोड़ा सा आप माइंड में रिमाइंड भी क्या करो कि आपने हल्का हल्का यहाँ पे क्या पढ़ा। ठीक है, रिमाइंड करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा। तो अब हम बात करते हैं आलोचना की। भारत सरकार अधिनियम की क्या आलोचनाएं रही थी। नए अधिनियम ने गवर्नरों और गवर्नर जनरल को जबरदस्त विवेकाधीन शक्तियों से लैस किया और इस तरह प्रांतीय स्वायत्तता को एक तमाशा बना दिया गया। अब जो नए अधिनियम थे जिसने गवर्नरों और जो गवर्नर जनरल थे, देखो दोस्तों, प्रांतों में भी हम देखते हैं कि प्रांतों में विधानसभाएं थी, अलग अलग नेता थे, परिषद थी, बहुत कुछ था, लेकिन जो गवर्नर था उसको बहुत ज़्यादा शक्ति दे दी गई। जो गवर्नर जनरल है उसको बहुत ज़्यादा शक्ति दे दी गई। इससे हुआ ये, जो प्रांतीय जो स्वायत्तता थी, जो स्वतंत्रता की बात की गई थी, स्टेट लेवल पर काफ़ी स्वतंत्रता की बात की गई थी, वो नहीं रह गई, उसका एक तमाशा सा बन गया। फेडरेशन का प्रस्तावित गठन भी मौलिक रूप से दोषपूर्ण था। फेडरेशन मतलब राज्य और केंद्र की जो व्यवस्था करने का जो प्रस्ताव किया गया वो भी दोषपूर्ण था। संघ में प्रवेश प्रांतों के लिए अनिवार्य था लेकिन रियासतों के लिए स्वैच्छिक था। जो प्रांत थे उनके लिए तो अनिवार्य था कि भाई उन्हें संघ में शामिल होना है, लेकिन जो रियासतें थी उनको अपने विवेक के ऊपर कहा गया था कि आप अपनी इच्छा के अनुसार हमारे संघ में शामिल हो सकते हो, नहीं तो नहीं। तो ये चीज़ दोषपूर्ण है, साफ साफ इससे समझ में आता है, इसकी आलोचना होनी चाहिए थी। इसके अलावा संघीय विधानमंडल में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा नहीं बल्कि देशी शासकों के नामांकित व्यक्तियों द्वारा किया जाना था। अधिनियम एक उचित संघीय संरचना प्रदान करने में विफल रहा। अधिकांश शक्ति गवर्नर जनरल के पास थी। दोस्तों, कहने का मतलब है कि जो संघीय विधानमंडल था, जो केंद्र स्तर पर जो विधानमंडल थे, अगर रियासत से कोई व्यक्ति अगर वहाँ पर चुनकर जाता है ना, तो जो रियासत से जो व्यक्ति जाएगा केंद्रीय विधानमंडल में बैठने के लिए, रियासत से जो व्यक्ति केंद्रीय विधानमंडल में जाना था, वो वहाँ के जो शासक होंगे रियासत के, वो उसे चूज़ करके मनोनीत करके भेजेंगे। मतलब प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे कोई चुनाव करके कोई व्यक्ति इस संसद संघीय व्यवस्था में नहीं जाने वाला था। मतलब रियासत में अगर कोई व्यक्ति बैठने भी वाला था तो वो शासक का ही अपना आदमी बैठेगा वहाँ पर, तो ये चीज़ गलत थी। इसने न केवल सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को कायम रखा, बल्कि हरिजनों, जो दलित लोग थे, मजदूरों, महिलाओं के मामले में भी इसे लागू किया। हिंदू अत्याचार के खिलाफ अल्पसंख्यकों को संरक्षित करने के नाम पर गवर्नर जनरल और गवर्नर को 1935 अधिनियम के द्वारा व्यापक अधिकार दिए गए। अब देखो दोस्तों, इसने ना सांप्रदायिक रूप से काफ़ी बेकार चीज़ें कर दी भारत के लिए।
एक तो सांप्रदायिक जो निर्वाचन व्यवस्था थी उसको बनाए रखा, उसमें परिवर्तित नहीं किया। परिवर्तन हुआ भी तो ऐसा हुआ जिसमें उसको बढ़ा दिया गया। अब हरिजनों को भी सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन दिया गया, मतलब सीटें दी गई चुनाव के लिए। मजदूरों को, महिलाओं को भी दिया गया, तो इसे विस्तार किया गया इसका। इसके अलावा अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के लिए, अल्पसंख्यकों की रक्षा किससे करने के लिए? हिंदुओं से करने के लिए। ऐसा विचार फैलाया गया कि हिंदू अत्याचार ज़्यादा हो रहा है अल्पसंख्यकों के ऊपर, तो उसके चलते गवर्नर को बहुत ज़्यादा विशेषाधिकार दिए गए कि वो अल्पसंख्यकों की रक्षा करें जो कि हिंदू अत्याचार से प्रभावित थे। तो ये काफ़ी गलत चीज़ें थी जो उस समय इस कानून में शामिल की गई, इसलिए इसकी आलोचना हुई। 1947 तक ब्रिटिश संसद और भारत के राज्य सचिव देश के वास्तविक शासक थे। ब्रिटिश संसद और भारत के राज्य सचिव थे। नतीजतन यह अप्रत्याशित नहीं है कि 1935 के अधिनियम को तिरस्कार और आक्रोश का सामना करना पड़ा। व्यक्तियों को उनके अधिकारों में संशोधन के मामले में संवैधानिक लचीलापन प्रदान करने में विफल रहा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के पास किसी भी अधिकार को समायोजित करने या बदलने की क्षमता थी, जबकि भारतीय अपनी मांगों के अनुसार कुछ भी करने में असमर्थ थे। देखिए दोस्तों, भारतीय मांगों के हिसाब से ये जो कानून बनाए गए थे वो सही नहीं थे। भारतीय जो मांग हो रही थी वो कानून उस हिसाब से नहीं बनाए जा रहे थे, और ब्रिटिश सरकार अपने मनमाने तरीके से इन कानूनों को बना रही थी जो उसके पक्ष में थे। तो इसीलिए इसका तिरस्कार किया गया, और इसके तिरस्कार को इसको सही रूप से लागू भी नहीं किया गया कभी। 1935 के अधिनियम को लागू नहीं किया गया। इसका सबूत ये है कि जो राज्य सचिव का जो पद था वो समाप्त कर दिया गया था, लेकिन फिर भी 1947 तक भारत पर जो नियंत्रण था, वास्तविक जो शासक थे वो ब्रिटेन की संसद थी और राज्य सचिव थे वास्तविक रूप से जो शासक थे। हालांकि गवर्नर जनरल वगैरह को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई थी, लेकिन फिर भी इस समय तक यही शासक वर्ग के रूप में प्रमुख भूमिका निभा रहे थे भारत के लिए। कहने का मतलब यह है कि इसको काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा 1935 के इस अधिनियम को, जो कि भारत के लिए बनाया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर आज की इस वीडियो में अभी तक हमने बात की यहाँ पर कि ये 1935 का अधिनियम क्या था, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, यहाँ पर हमने इसको समझा। साथ में हमने बात की इसकी इम्पोर्टेंस की, और बात की इसके आलोचना की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो इस तरह यहाँ पे हमने 1935 के अधिनियम को पूरी तरह पढ़ लिया, और 1935 का अधिनियम हमारे लिए पूरी तरह खत्म होता है। दोस्तों, एक और लेक्चर इसका, इस लास्ट वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे 1947 के बाद, जैसे कि भारत की स्वतंत्रता की घोषणा हो जाती है, या 1900 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के लिए जो पृष्ठभूमि बन जाती है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जब संविधान सभा वगैरह तैयार होती है, तो जितनी भी चीज़ें थी और फिर भारतीय संविधान बनता है, तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए कम शब्दों में, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी छोटे टॉपिक्स रह गए हैं, जो भी कुछ बचा हुआ है, उसको कंक्लूड कर लेंगे, पूरी तरह ख़त्म कर लेंगे डेफिनेटली। उम्मीद करता हूँ सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। एक्चुअली वीडियो बड़ा हो रहा था, इसीलिए अब मैंने इसको एक और लेक्चर में कन्वर्ट किया। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।